रासो साहित्य की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। रासो साहित्य। और हाँ, कल वाली एक बात, गुनगुन ने कल एक प्रश्न पूछा था कि जो रचना है जयचंद प्रकाश, जो रचना थी रासो साहित्य, जयचंद प्रकाश जो रचना है, आपने ये पूछा था कि वो मुक्तक काव्य है कि प्रबंध काव्य है। तो उस वक्त मैंने यही थोड़ा सा अनुमान ये किया था कि वो प्रबंध काव्य होना चाहिए, लेकिन जब मैंने बाद में उसके बारे में खोजा जाना तो वो प्रबंध काव्य है, और वैसा ही जैसे कि वीर काव्य की तरह होता है, यानी आपको वीर गीत की तरह वो दिखाई देगा, और वो प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध रचना है, मुक्तक रचना नहीं है, ठीक है। और आज बात करेंगे हम पृथ्वीराज रासो। सभी साथी इसे ध्यान से देखें, इस रचना को, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से चीज़ों के बारे में सुने। क्यों? क्योंकि ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। किसके लिए? चंद्रवरदाई टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न आपके इसी रचना से बनते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब तक हम देखते आए, कब की रचना है ये, अगर हम इसका समय देखें तो कोई निश्चित डेट हमें इसकी फिक्स नहीं मिलती, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जो अन्य विद्वान हैं, जो सर्वमान्य मत है, वो ये कहते हैं कि ये 12वीं सदी की रचना है। और 12वीं सदी का मतलब क्या हुआ, यानी आप इसे 1101 से लेकर लगभग 1199 ईस्वी के बीच में कहीं की भी ये रचना हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 12वीं सदी की रचना मानी गई है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आदिकाल में अक्सर इससे कुछ ना कोई संबंधित कविता का कोई ना कोई संबंधित जो पाठ होता है, हमारी क्लासों में लगा रहता है ज़्यादातर। तो पृथ्वीराज रासो से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। इस रचना के बारे में कहा जाता है कि ये रचना भी एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। बहुत बड़ी रचना है, प्रबंध काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम, है ना, प्रथम मतलब पहला महाकाव्य कहा है। अगर महाकाव्य की बात होगी तो हिंदी का पहला महाकाव्य आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को ही मानते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और पहला कवि भी एक प्रकार से पृथ्वीराज रासो की, वैसे मुंज और मुंजुको या भोज नाम का कोई कवि है, उसकी तरफ लेकर जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन मुख्यतः रचना तो वो हिंदी की पहला महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को ही मानते हैं, ठीक है। इस रचना के बारे में अगर हम बात करें कि ये रचना जो है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका जो नायक है ना, जो मुख्य किरदार है इस रचना में, पृथ्वीराज रासो में, तो आपको इसी के नाम से निकलेगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये इनके मुख्य नायक हैं। और नायिका कौन है? नायिका हैं आपकी संयोगिता। ये इसकी मुख्य नायिका हैं, संयोगिता। और ये कहा जाता है कि ये नायिका किस श्रेणी की है, तो मुग्धा श्रेणी की नायिका है। उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि ये एक संयोगिता नाम की जो स्त्री है वो इसकी मुख्य नायिका है ना। मुग्धा श्रेणी की नायिका इनको माना जाता है। दूसरी बात यह है कि ये संयोगिता है कौन। अगर हम ये माने ये पृथ्वीराज रासो हैं और इनकी माँ है ना, और माँ की एक बहन है, इनकी बहन है, ठीक है। यानी पृथ्वीराज रासो की कौन लगी, वो देखें तो आप उनको मौसी कह लीजिए, आप उनको खाला की कह लीजिए, नहीं, वो उनकी माँ की बहन है। और इनका एक बेटा है, कौन? जयचंद, ठीक है। जयचंद यानी पृथ्वीराज का देखा जाए तो ये भाई लगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं बहन बहन के बेटे हैं, है ना। पृथ्वीराज रासो की जो माता हैं और इनकी जो सिस्टर हैं, ये जयचंद की कौन है? ये जयचंद की माँ है। तो ये तो आपस में बहनें हैं दोनों। इसी जयचंद की बेटी हैं संयोगिता, ठीक है। ये जो संयोगिता है इस जयचंद की बेटी हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के
भाई की ये बेटी हैं। तो पृथ्वीराज चौहान वैसे रिश्ते में तो इनके चाचा लगेंगे, अंकल लगेंगे, है ना, लेकिन क्योंकि उस समय का है, उस समय में शायद इस तरीके के रिश्ते मान्य रहे होंगे, तभी इसको आधार बनाया गया है। ठीक है, तो संयोगिता जो हैं पृथ्वीराज चौहान के माँ की बहन का जो बेटा है, यानी उनका एक प्रकार से भाई लगेगा वो, उसकी बेटी है संयोगिता। ठीक है, इससे शादी करते हैं पूरा, इससे पूरा एक पूरी कहानी जो है आपकी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के इर्द गिर्द घूमेगी। ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, अगर इस रचना की बात करें तो इसके कितने खंड हैं, है ना, इसमें जो हैं कितने सर्ग हैं। जैसे कोई महाकाव्य को सर्गों में बांटा होता है, तो इसमें जो सर्ग हैं वो 69 सर्ग हैं। और सर्गों को क्या कहा गया है इसमें रचना, ये भी एक बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं उनको क्या कहा गया है। तो आपको इसमें सर्ग नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें कहा गया है समय, है ना, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 69 सर्ग इस रचना में हैं पृथ्वीराज रासो में, जिन्हें समय कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए समय जो है किस रचना के सर्गों को समय कहा गया है। तो समय कहा गया है पृथ्वीराज रासो रचना के सर्गों को समय कहा गया। और कितने सर्ग हैं इस रचना में? 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग आपको इस रचना में मिलेंगे। दूसरा, ये माना गया कि ये जो पृथ्वीराज रासो रचना है इसके 61 सर्ग, सर्ग मतलब अब क्या समझेंगे, समय। ठीक है, इस रचना के जो 61 समय हैं या 61 सर्ग हैं, 61 जो सर्ग हैं, ये लिखे हैं चंद्रवरदाई ने। बाकी बचे हुए 8 सर्ग ये इनके चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे उनका नाम है जलहण करके नाम है। ये किसके? चंद्रवरदाई के पुत्र हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखे 8 सर्ग और इस तरीके से मिलाकर पूरा जो समय पृथ्वीराज रासो है उसमें टोटल समय कितने हुए, टोटल सर्ग कितने हुए, तो आपके 69 सर्ग बैठेंगे। ठीक है, इस रचना में। ठीक है, 69 सर्ग इस रचना के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको ये कह सकते हैं, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि बताइए पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसे किसने पूरा किया था, है ना। तो इसे पूरा किया था क्योंकि चंद्रवरदाई तो पृथ्वीराज के साथ ही मृत्यु को सुधार जाते हैं, दोनों की वीर गति हो जाती है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन से बचने के लिए या एक प्रकार से दुश्मन के ही क्षेत्र में जाके एक दूसरे के सहायता कर कर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इस ग्रंथ को पूरा काम किया उसके बेटे चंद्रवरदाई के जो बेटे हैं जलहण ने 8 सर्ग लिखकर इसको पूरा किया गया है। ठीक है, तो ये रचना पूरी करने का जो काम किया है वो जलहण ने किया है। और जलहण कौन थे? ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, अब तक हमको जो है इसके 4 रूप प्राप्त होते हैं। 4 रूप हमें इसके इस रचना के प्राप्त होते हैं। कौन सी के? पृथ्वीराज रासो का पहला जो रूप है ना, यानी जो पहला ग्रंथ मान सकते हैं हम, जो पहला रूप है, यानी 4 इसके अलग अलग हमें 4 जो हैं प्रतिलिपियां इसकी मिलती हैं। तो जो पहली प्रतिलिपि है या जो पहला ग्रंथ हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये वृहद रूपांतर है, इसका सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ी रचना है। तो इसमें कितने, ये कहा गया कि ये जो रचना है बृहद रूपांतर जो है सबसे बड़ी जो रचना है पृथ्वीराज रासो की, इसमें 16,306 कितने 16,306 छंद हैं। ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इतने लगभग 16,000 लगभग इसमें छंद हैं। ठीक है, और इसी में आपको मिलेंगे 69 सर्ग, और सर्गों को क्या कहा गया है? समय। तो कितने समय हैं इस रचना में? ये जो पहली जो ग्रंथ है हमको उपलब्ध होता है, इसका पहला जो रूप मिलता है हमें, जो बृहद
रूप है, इसके अंतर्गत 69 सर्ग हैं और लगभग 16,306 छंद, यानी आपको इसमें इतना बड़ा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का पहला जो रूप हमें मिलता है। तो ये हो गया आपका बृहद रूप। दूसरा जो रूप है इसका वो मिलता है हमें इसका मध्य रूप। जो दूसरा है वो मिलता है मध्यम रूप। तो आप रूपांतर कर सकते हैं। तो पहला बृहद रूपांतर हो गया, दूसरा मध्य रूपांतर। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, खासकर जेआरएफ या नेट का एग्जाम देंगे तब की बात है, वरना टीजीटी पीजीटी में तो ये थोड़ा नहीं है, लेकिन जान लेते हैं ना। अगर कोई चीज़ पूरे विस्तार से ही देखनी है तो हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें लगभग कितने छंद हैं? तो कहा जाता है कि इसमें 7,000 छंद, इस पुस्तक में जो है हमें 7,000 छंद मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के जो अलग से प्रति मिली उसमें लगभग हमें 7,000 छंद मिले। और इसमें कितने समय मिले? तो इसमें कहा गया कि इसमें जो है लगभग 49 के आसपास कुछ सर्ग इस रचना के दिखाई देते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो रचना है मध्य रूपांतर, इसकी प्रति अगर आपको देखनी हो तो आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी प्रति मिलेगी आपको बीकानेर में, है ना, बीकानेर में मिलेगी, है ना। एक प्रति आपको अहोबर में मिलेगी, ये संग्रहालय है। और जो हमारा बृहद संग्रह था, जो मैं पहली बात कर रहा था, उसका जो रूप मिलेगा वो आपको कहाँ से प्रकाशित हुई है? वो रचना, वो आपकी रचना हुई है काशी नागरी प्रचारी सभा वाराणसी से। ठीक है। तो काशी से जो पहले वाले का जो बृहद संग्रह है, बृहद रूपांतर, तो इसको ये हमें कहाँ मिलेगी? तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और इसकी हाथ की लिखी हुई लिपि आपको कहाँ मिलेगी? जैसे बीकानेर में मिलेगी इसकी प्रतिलिपि, पहले वाले की जो हाथ से लिखी हुई लिपि है, ये आपको जो हस्तलिखित जो प्रति है इसकी, ये आपको उदयपुर के संग्रहालय में मिलेगी और ये बीकानेर में है। द्वितीय वाली, दूसरी जो मध्यम है, ये बीकानेर में है और पहली वाली कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। तीसरा जो रूप है इसका, ये कहा गया कि ये लघु रूप है, लघु रूपांतर आप कह सकते हैं। ये तीसरे नंबर की। इसमें लगभग कितने 3500 छंद बताए गए कि इस रचना में जो हमें ये जो उनकी हस्तलिखित जो प्रति मिली है लघु रूपांतर, इसमें लगभग 3500 छंद हैं और इसमें 19 समय या सर्ग आप कुछ भी कह लीजिए, तो वैसे समय ही आप याद रखिएगा कि समय है, समय में लिखी गई है ये। तो 19 सर्ग यानी 19 समय आपको लघु रूपांतर रचना में मिलेंगे। ठीक है। ये भी आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी भी प्रति आपको बीकानेर और अहोबा में मिलेगी। ठीक है। दोनों प्रतियां 7,000 वाले छंद की भी और 3500 छंद वाली दोनों ही प्रतियां आपको बीकानेर के संग्रहालय में मिलेंगी और पहले की उदयपुर में मिलेगी। और चौथी प्रति चौथा जो रूप मिलता है उसको कहते हैं कि ये सबसे छोटा रूप है। तो लघुत्तम, इसका सबसे छोटा रूप लघुत्तम रूपांतर है ये इसका। इसमें बहुत कम छंद है, मात्र 1300 छंद है इस रचना के अंतर्गत, है ना। और जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि मुख्य रूप से जो असली जो बिल्कुल प्रमाणिक रचना है वो इसी को समझना चाहिए जिसमें 1300 छंद हैं। यही मूल पृथ्वीराज रासो वो मानते हैं कौन? दशरथ शर्मा। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं उसको मूल रचना मानते हैं पृथ्वीराज को। ठीक है। वैसे तो सिर्फ दशरथ चंद्र शर्मा मानते हैं उसको, लेकिन सब तो हम तो जिस रचना को पढ़ते हैं वो है आपकी बृहद रूपांतर जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित है, जिसमें 69 सर्ग हैं, है ना, 69 समय है। हम उस रचना को पढ़ते हैं जिसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ मिलेगी? आपको उदयपुर के संग्रहालय में देखने को मिलेगी। जो बृहद रूप है उसी को हम लोग देखते हैं। बाकी अलग अलग विद्वान अलग अलग मत हैं, तो उस पर हम नहीं ध्यान देंगे। बस ये जानकारी के लिए था कि इस तरीके से इसके 4 रूपांतर आपको मिलेंगे। ठीक है। ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इस रचना के बारे में ये कहा गया, और मैंने आपको याद हो तो जेम्स टाइड के बारे में बताया था, है ना। जेम्स टाइड बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। कहाँ में? राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान इतिहास पे इनका बहुत काम है। पृथ्वीराज, मैंने तब भी कहा था कि जब भी हम राजस्थान की बात करेंगे, जब भी हम आदिकाल में जाएंगे,
है ना, रासो साहित्य की बात करेंगे तो आपको जेम्स टॉयड का नाम बार बार याद आएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग भी आपको जेम्स टॉयड की ही पुस्तकों में मिलेगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जेम्स टॉयड इतने इस रचना पर कह सकते हैं कि आकर्षित हुए, इस पे इतने रीझ गए, उनको ये रचना इतनी पसंद आई। और रचना पसंद आने का मतलब क्या है कि इसका जो काव्य सौंदर्य है ना, जो उसका काव्य सौंदर्य है उस पर बहुत ज़्यादा ये बहुत आकर्षित हुए इसकी तरफ, बहुत रीझ कर इसके जो पद हैं, है ना, इसके जो छंद हैं उनका अंग्रेजी में भी अनुवाद करते हुए आपको दिखाई देंगे। कौन? कर्नल जेम्स टॉयड। और जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो इन्होंने छंदों का अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, एक प्रकार से अनुवाद किया, तो उसे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना, उससे जो है इसका उन्होंने इंग्लिश वाली रचनाओं का प्रकाशन भी कराया है, ठीक है। और बाद में ये भी माना गया कि एक और अंग्रेज विद्वान हुए, वूलर, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने भी भारत में बहुत काम किया था। तो 1875 में इनको एक रचना प्राप्त होती है वूलर को, उस रचना में जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। आचार्य शुक्ल इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं, ठीक है, ये जो पृथ्वीराज विजय है इसे प्रमाणिक रचना मानते हैं। तो ये रचना प्राप्त हुई, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसका कवि माना गया जय नायक करके, जय नायक, इसका कोई कवि माना गया जय नायक, जिसने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। तो ये कहा गया कि पृथ्वीराज विजय जो रचना है इसमें संयोगिता का जो हम वो तो दूसरे पेज पे था, हट गया। तो जो नायिका है, कौन? संयोगिता, है ना, संयोगिता का अपहरण करके, एक प्रकार से उसको अपहरण करके ले आते हैं। कौन? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज। लेकिन आपको इस वाली रचना में, पृथ्वीराज विजय में, संयोगिता का अपहरण नहीं मिलेगा, उसको जो है उठा के ले जाते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो वूलर ने कहा कि असल में तो यही मुख्य रचना होनी चाहिए, पृथ्वीराज रासो, जो जय नायक नाम की किसी लेखक ने लिखा है। और इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब इस रचना में, जब हम पृथ्वीराज विजय पढ़ते हैं तो इसमें सारी तारीख, है ना, इतिहास की सारी डेट, इतिहास की जो हैं वो बिल्कुल मैच करती हैं, इतिहास से मिलान उनका करते हैं, तो हमें वो हूबहू उसी समय में वो घटना घटित दिखाई देती हैं जो इस रचना में है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में लगभग जो भी घटनाएं घटित हुई इतिहास में, वो 80 से लगभग 90 साल का अंतर उनमें दिखाई देता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें तो सही डेट तक नहीं है, तो ये क्या है? एक अप्रमाणिक रचना है। किसके आधार पर करते हैं शुक्ल तय? इस रचना के आधार पर पृथ्वीराज विजय जो जय नायक की रचना है, कहते हैं इसमें तो सारी तारीखें बिल्कुल हूबहू मैच करती हैं इतिहास से, लेकिन इसमें तो लगभग 80 या 90 साल का अंतर है। तो वो कहते हैं इसीलिए ये अप्रमाणिक रचना है, उसे वो प्रमाणिक नहीं मानते, जाली ग्रंथ मानते हैं, एक फर्जी ग्रंथ मानते हैं, है ना, फेक ग्रंथ मानते हैं, और इसको वो ट्रुथ या सही ग्रंथ मानते हैं। इसी के आधार पर तुलना करके देखी गई है, ठीक है। और जब ये बात चली, है ना, कि ये लीगल है, मतलब ये जाली ग्रंथ है ना, कि नकली ग्रंथ है, इस बात की जब पूरी बहस चल जाती है इसको लेकर पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को लेकर जब ये बहस चली गई कि ये प्रमाणिक है, अप्रमाणिक मतलब जो फेक है ना, जो झूठी है एक प्रकार से, तो प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक, वो प्रमाणिक, यानी सही ग्रंथ, आधा सही आधा गलत, और बिल्कुल जाली यानी एक प्रकार से बिल्कुल फेक ग्रंथ है, यानी झूठा ग्रंथ है। तो इस तरीके की पूरी बहस चल जाती है उस समय में। तो आपको बस इतना याद रखना है, अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं। तो इसमें दो नाम, वैसे मानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको दो लोगों का नाम याद रखना है। तो एक तो वूलर के आधार पर ही, वूलर ने खोज करी 1875 में, उनको ग्रंथ मिला पृथ्वीराज विजय के नाम से, जो जयचंद की, जय नायक किसी लेखक की रचना थी। वो कहते हैं उसमें तो सारे इतिहास, सारी चीज़ें ठीक हैं।
तो उसको वो प्रमाणिक मानते हैं, उसके आधार पर बूलर कह देते हैं कि ये अप्रमाणिक ग्रंथ है। पहले तो ये। दूसरा आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, शुक्ल भी इस रचना को अप्रमाणिक मानते हैं, इसे जाली ग्रंथ मानते हैं, इसे सही ग्रंथ नहीं मानते। उसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, है ना, देवी प्रसाद मुंशी हैं, श्यामलाल हैं, है ना, और मोतीलाल मेनारिया हैं। तो ये लोग, इसमें से दो नाम आपको बहुत याद रखने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बूलर। और अगर तीसरा नाम भी अगर रखने की जरूरत हो तो आप मोतीलाल मेनारिया का नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। गौरीशंकर ओझा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आपको शुक्ल तो बहुत केंद्र में रखना है, ठीक है। शुक्ल को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये इसको अप्रमाणिक रचना मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं कि ये आदि तो सही है। कैसे सही है कि जिसमें इतिहास की जानकारी ठीक ठीक मिलती है, जिन जिन प्रसंगों में वो वाले प्रसंग तो ठीक है, वो वाली रचना तो ठीक है, बाकी इसमें जोड़ दी गई है। तो आधि प्रमाणिक है, आधि अप्रमाणिक है, यानी अर्ध प्रमाणिक का मतलब हुआ कि आधि सही आधि गलत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपको याद रखना है। ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी पूरा सही और पूरा गलत नहीं मानते, दोनों का आधा आधा मिक्स रूप आपको ये दिखाई देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा सुनीति कुमार चटर्जी हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय का नाम भी इसमें आएगा, और अगरचंद नाहटा का भी नाम। तो आपको दो नाम जरूर याद रखें। सबसे मुख्य रूप केंद्र किस में रखना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए ये जरूरी है कि आप इन दोनों को केंद्र आपको शुक्ल पे करना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे करना है। और प्रमाणिक रचना पे किसको? वैसे बहुत लोग इसमें मानते हैं, मिस्र बंधुओं ने माना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको प्रमाणिक माना, है ना, हरिओत सिंह उपाध्याय ने इसको प्रमाणिक माना है, डॉक्टर नगेंद्र इसको प्रमाणिक मानते हैं, जेम्स टर्ड भी इसको प्रमाणिक मानते हैं, है ना, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन किस पे ध्यान रखना है, कौन प्रमाणिक मानते हैं? सबसे मुख्य नाम है श्याम सुंदर दास। इस नाम को जरूर याद रखिएगा कि ये इसको प्रमाणिक मानते हैं। बाकी ग्रियर्सन का भी नाम आप इसमें कर सकते हैं, है ना, ग्रियर्सन है, मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं ने भी इसको जो है प्रमाणिक रचना माना है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी इसको प्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र इसको प्रमाणिक मानते हैं, है ना, कर्नल जेम्स टाइड भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। तो केंद्र में आपको किसको रखना है? श्याम सुंदर दास को, ठीक है। और याद रख सकते हो तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, ठीक है। तो ये नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वीराज रासो को मानने वाले तीन प्रकार की कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। पहली अप्रमाणिक मानने वाली, बिल्कुल जाली ग्रंथ मानने वाली, तो डॉक्टर ये अंग्रेज विद्वान बूलर को आप याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद रखेंगे, और मोतीलाल मेनारिया को याद रखेंगे कि ये लोग कहते हैं कि ये जाली ग्रंथ है ना, एक प्रकार से बिल्कुल फर्जी ग्रंथ है, फेक ग्रंथ है, झूठा ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन अर्ध प्रमाणिक में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रखना है और सुनीति कुमार चटर्जी का नाम याद रखना है। इन दो नामों को बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगरचंद नाटा अगर कोई रखना चाहे तो उसको याद रख सकते हैं। मुनिजन विजय का नाम भी याद रख सकते हैं अगर रखने के लिए, क्योंकि कोई नेट या जारएफ के लिए जा रहा है तो वो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रमाणिक में आपको श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना, मिस्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर नगेंद्र, हरिओद, विष्णुलाल पांड्या, बहुत सारे नाम हैं इसमें तो, है ना। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से टीजीटी पीजीटी वाले को श्याम सुंदर दास और ये तीन लोगों का नाम अगर रखें तो आप एक कैटेगरी कर सकते हैं ना। बूलर, शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया की ये अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी आएंगे, और प्रमाणिक रचना में बिल्कुल ये सच्चा ग्रंथ है, झूठा ग्रंथ नहीं है, इसमें श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु जैसे विद्वान आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अक्सर जब भी कुछ पूछा जाता है, खासकर नेट के एग्जाम में जाएंगे, पीजीटी के एग्जाम में जाएंगे, तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना बनी रहेगी कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा अगर पृथ्वीराज रासो से संबंधित कोई चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो वैसे इस रचना में जो पृथ्वीराज रासो है, मुख्य रूप से देखेंगे तो आपको कितने सर्गों की बात की थी अभी हमने? इसमें 69 सर्ग हैं, और सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है ना। जब पहला समय देखेंगे आप इसका, ना, पहले समय की बात करेंगे तो इसमें पृथ्वीराज रासो जो हैं, पृथ्वीराज चौहान, उनके वंश के बारे में कि वो कहाँ से थे, क्या उनकी पूरी कहते हैं ना वंशावली, वो कहाँ थे, किस जगह के थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन थे, तो पूरी वंशावली आपको पहले समय में
दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा समय देंगे तो भगवान विष्णु की बात करेंगे, विष्णु के 10 अवतारों की बात करेंगे, हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा जो हम अक्सर एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में लगा रहता है, जो भी समय हम देखते हैं, तो एक तो इसमें 20वां समय है ना, 20 जैसे 20वां समय, इसका क्या नाम है, तो ये पद्मावती समय कहा गया इसको, पद्मावती समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस में लगा रहता है, कहीं कहीं पद्मावती समय पढ़ाया जाता है, इसी का अंग है, 20वां समय है पृथ्वीराज रासो का। दूसरा 57 जो 57वां सर्ग है, ये भी सिलेबस में लगा होता है कहीं कहीं, इसको कहते हैं कैमास वध। कैमास कौन था, पृथ्वीराज रासो का एक मंत्री था, और वो किसी से प्रेम करता था, उसके प्रेम में इतना दीवाना था और राजा की कुछ अपमान कर देता है, राजा का ध्यान नहीं रखता, तो राजा जो है इसको कैमास को जो है मरवा देता है, इसका वध करवा देता है, इसकी हत्या कर देता है, तो ये अपने ही मंत्री को मरवा देता है। उसकी एक अलग से प्रेम कथा है कैमास की, तो ये भी रचना लगी हुई है उसे कैमास वध से 57वां सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर है एक और महत्वपूर्ण सर्ग 61वां समय है ना, ये भी बहुत अच्छी रचना है, इसको कन्वज्य समय कहा गया, कन्वज्य समय, इस जो 61वें समय को कहा जाता है कन्वज्य समय, और यही सबसे बड़ा भी सर्ग है, सब पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग या समय जो है आपका यही है ना। और ये भी माना जाता है कि सारी कथा, पूरी कहानी आपको कहाँ से निकल के आएगी, इसी में से निकल के आती है, यानी ये सबसे बड़ा सर्ग भी है और पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग भी है, सारी कथा आपको यहाँ से समझ में आएगी, यानी केंद्रीय भाग आप इसको कह सकते हैं। और जो सबसे अंत में है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अंत वाला है तो थोड़ा याद रखा जा सकता है, ये जो 69वां समय है, इसको कहा गया महोबा समय। ठीक है, महोबा समय, ठीक है, ये है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो है आपका 20वां समय पद्मावती समय जैसे कहा गया, 57वां समय कैमास वध जिसे कहा गया, और 61वां समय जिसको कन्वज्य समय कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, यानी सर्ग हैं इस रचना के, है ना। और कैमास तो लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, जहाँ मास्टर की क्लास होती हैं, जहाँ एमए करते हैं लोग, तो पृथ्वीराज रासो में कैमास वध वाला समय बहुत एग्जामों में जो है सिलेबस में लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सर जी सर केमा सेना के साम है। सॉरी दोबारा बताएं क्या बोला। सर केमास है या केसाम, क्योंकि आपने वहां में केसाम लिखा है लेकिन केमास बोल रहा है इसीलिए। अरे वो हो गया होगा, इसका नाम है कैमास वध, है ना, कैमास वध, है ना, ये है इसके नाम से, थोड़ा निकल गया होगा मुझसे, जो भी है उसको आप इसी से लिखें, कैमास वध, है ना। मुख्य रूप से देखिए ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, एक चीज और आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो, इसमें लगभग 68 प्रकार के छंद दिखाई देंगे, 68 प्रकार के छंद लगभग, है ना, छंद के मतलब प्रकार, है ना, तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस रचना में खूब किया गया है। और मुख्य रूप से आपको कौन कौन से दिखाई देंगे, जैसे कवित्त, है ना, कवित्त छंद है वो आपको दिखाई देगा, है ना, मुख्य रूप से दिखाई देगा भुजंगी छंद, चौपाई दोहा, है ना, ये तो कवित्त चौपाई दोहा तो आपने सभी ने सुने हैं, और त्रांटक ये भी दिखाई देता है। ठीक है, तो कवित्त और दोहा चौपाई के बारे में तो सभी जानते हैं। देखो ये जो दो छंद है ना, जैसे भुजंगी है, त्राटक, ये बड़े महत्वपूर्ण छंद है। उस दौर में पहले इनका प्रयोग होता था, अब तो बाद में उतना प्रयोग नहीं दिखाई देता। जब आप आदिकाल भक्ति काल की कविता पढ़ोगे, रीति काल की कविता पढ़ोगे, तो आपको ये इतने छंद नहीं दिखाई देंगे। अगर हम इसको त्राटक की बात करें तो ये जो छंद है त्राटक, ये कैसा छंद है, ये मात्रिक छंद नहीं है बल्कि वर्ण पर आधारित, यानी वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद कैसे हम ज्ञात करते थे, अगर आपको याद हो, जैसे हमने कहा था कि इसमें जो गणना होती है वो वर्णों की गणना होती है, और एक सूत्र बताया था ना, य माता राज
भानस लगा, है ना। ये वाला एक सूत्र था जिससे यगड़ मगड़ रग, है ना, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के गण होते हैं, है ना। 8 प्रकार के गणों की बात हमने, अगर याद हो तो आपको व्याकरण के जब पढ़ रहे थे, छंद पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये वाली बात बताई थी, समझाई थी। यह माता राजभानस में 8 प्रकार के गण होते हैं, ठीक है। उन्हीं के आधार पर हम वर्णिक छंदों की गणना करते हैं, वर्णों को गिनने की कोशिश करते हैं कि किस वर्ण में कौन सा छंद किस वर्ण के आधार पर बनेगा। तो ये जो त्राटक छंद है, अगर इसकी बात करें तो ये वर्णिक छंद है, एक तो वर्णों के आधार पर गिना जाता है। दूसरा, इसमें कितने चरण होते हैं, ये 4 चरण का छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण है और प्रत्येक चरण में, अगर प्रत्येक चरण की बात करेंगे आप इसकी, तो ये जैसे अगर मैं इसको आसान करके बताऊं, जैसे एक पंक्ति है, धर रूप मनोहर आज उगा। अब ये एक चरण हो गया, ठीक है, एक पंक्ति हो गई, यानी या चार पंक्ति कह सकते हैं आप, या 4 लाइन कह सकते हैं ना, यानी 4 चरण होते हैं एक पूरे छंद में, यानी 4 पंक्ति या 4 लाइन या 4 चरण। अब जैसे ये एक चरण है, यानी एक लाइन है, तो एक लाइन में अगर त्राटक छंद को देखेंगे आप तो 4 सगण होने चाहिए। और 4 सगण का मतलब क्या है, सगण, ठीक है। ये कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए एक लाइन में। और सगण का रूप क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे तो लघु लघु गुरु, ये सगण होता है हमारा, सगण का रूप बनता है। तो देखिए, लघु लघु गुरु, है ना, एक सगण लघु लघु गुरु। तो दूसरा सगण ऐसे करें, लघु लघु गुरु। तो देखिए तीसरा सगण लघु लघु गुरु। तो देखिए चौथा सगण। तो इस प्रकार से देखेंगे, इसमें कितने हैं, पहली लाइन में 4 सगण आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक लाइन में 4 सगण आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और 4 सगण का मतलब होगा, तो कितने वर्ण हो गए एक रचना, एक लाइन में। जब 4 सगण हैं तो हमारे वर्ण कितने हो जाएंगे, तो वर्णों की संख्या बढ़ जाएगी 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 वर्ण हो जाएंगे। 4 सगण का मतलब 12 वर्ण निकलेंगे। तो त्राटक छंद हम उसको कहते हैं, ये एक 4 लाइन का छंद होता है, वाणिक छंद होता है, जिसमें 4 सगण होते हैं और 4 लाइन। तो 4 4 4 चौक 16 सगण हो गए टोटल, है ना। 4 इसके, 4 दूसरी के, 4 तीसरी लाइन के, और 4 जो है 5 चौथी लाइन के। तो 16 सगण हो गए, है ना। और 12 में करेंगे, 12 चौका कितना, 12 चौक 48, तो 48 48 आपके वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये त्राटक छंद के बारे में। और उसी प्रकार के भुजंगी भी, अगर हम भुजंगी की बात करें, ये जो भुजंगी छंद होता है, ये छंद भी एक वाणिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है ये भी। और ये पुरानी, जब आप कविता पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो या उस समय के जो रचनाएं हैं उन्हीं में मिलते हैं, बाद में नहीं मिलते, इनको इसलिए पढ़ाते भी नहीं है ना। जब हमने छंद पढ़े थे, ये छंद नहीं पढ़े थे, क्योंकि इनका हमारे सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये त्राटक छंद या भुजंगी छंद होते क्या है ना। अगर कभी आ जाए कि ये छंद है क्या भुजंगी, है ना, तो ये उसी प्रकार के छंद है। ये भी जो है आपका वर्णिक छंद है, वर्ण के आधार पर बनेगा। ये भी 4 लाइन का छंद है। 4 लाइन से मतलब क्या हो गया, यानी 4 चरण आपको मिलेंगे इसमें, 4 लाइन का छंद है। और इसमें क्या होता है, 3 यगण मिलेंगे आपको, है ना। और बाद में आपको एक लघु और एक गुरु मिलेगा। तो इसका रूप क्या बनेगा, अगर देखेंगे तो इसका रूप बनेगा, और यगण का क्या रूप होता है, तो लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, 2 हो गए, लघु गुरु गुरु और एक लघु एक गुरु, तो लघु और गुरु। तो आपका ये रूप बनना चाहिए, है ना, यगण का, ठीक है। अब इसमें वर्ण कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण होंगे एक लाइन में, ठीक है। जैसे उसमें 12 हो रहे थे, इसमें 11 वर्ण होंगे। इस तरीके का ये भुजंगी छंद है। इसमें 3 यगण होने चाहिए, एक लघु लास्ट में लघु और गुरु होना चाहिए, 4 लाइनों का होना चाहिए, 11 वर्ण मिलेंगे। और जो है सम, जो तुकांत होगा वो सम 2 2 पे तुकांत मिलेगा, है ना। जैसे मुझे भी सहारा दिखा दे सदा,
वही प्यार माँ का मिलेगा सदा, बस यूँ हमारे हिमा में सदा, दिखे मुझको बाती दिया में सदा। तो इस तरीके की जो कविताएं होती हैं वो इसी तरीके के छंदों में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो भुजंगी छंद में 3 यगण होने चाहिए और अंत में एक लघु एक गुरु, यानी 11 वर्णों का छंद आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके के छंद है ना। छंदों के बारे में बस यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी इसीलिए दी गई है कि त्राटक छंद क्या है, यानी भुजंगी छंद क्या है। ये अजीब सी चीज़ें थोड़ी सी आपको थोड़ा लगे कि ये क्या पढ़ लिया, क्योंकि छंद आपने कवित्त, दोहा, चौपाई तो पढ़े हैं। इन छंदों के बारे में आपको इतनी जानकारी या नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये थोड़ी सी जानकारी कि ये भुजंगी या त्राटक छंद होते क्या है, ठीक है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो के बारे में ये भी कहा गया, ये जो रचना है ना, ये रचना अप्रमाणिक है। क्यों मानी गई अप्रमाणिक? कि इसमें जो घटनाएं हैं वो अपने समय से मैच नहीं खाती। लगभग उनमें 80 से 90 वर्ष का अंतर दिखाई देगा, है नी। जो इतिहास में 80-90 साल पहले घटना घट गई है, उस घटना की बात 80-90 साल बाद की बता रहे हैं। यानी कोई इतिहास में जैसे घटना घटी 1050 में, है ना, कुछ घटना घटित हुई है, और वही यहाँ मिल रही होगी लगभग 1140 में, है ना। तो जो घटना ऑलरेडी 100 साल पहले हो चुकी है, 80-90 साल पहले जा चुकी है, उसमें जो है आपको समय मिल रहा है पीछे। इसीलिए पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज विजय जो रचना है, उस रचना के आधार पर इस रचना को अप्रमाणिक घोषित किया गया। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं ना कि वो कहते हैं कि आप इन डेट को अगर अंगद समय की कल्पना कर लें, कोई अंगद समय चला होगा, संवत, जैसे विक्रम संवत चलता है ना, जैसे शक संवत चलता है। शक संवत को अगर हम ईस्वी से 78 कम कर देंगे तो शक संवत निकल आता है। 57 इसमें से कम कर देंगे तो विक्रम संवत में से 57 कम कर देंगे तो ईस्वी निकल आता है। ऐसे ईस्वी में से 78 कम करेंगे, शक में से 78 कम करेंगे तो ईस्वी निकल आएगा, है ना। शक संवत 78 साल पहले चलता है, विक्रम संवत 57 साल पहले चलता है। ऐसे ही विष्णुलाल जो है, मोहनलाल विष्णुलाल, ये कहते हैं कि अगर आप अंगद संवत की कल्पना कर लें जो 80-90 साल पहले शुरू होता है, तो सारी घटनाएं बिल्कुल हूबहू मिल जाएंगी, है ना। तो वो कहते हैं कि ये विक्रम संवत में नहीं लिखी गई बल्कि अंगद समय। तो ऐसा उनका विचार है ना। हम इस बात को मानने के लिए विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप अंगद नाम के किसी संवत का कोई वो कर लें, कल्पना कर लें, तो फिर इतिहास से मेल खा जाएंगी सारी घटनाएं और ये प्रमाणिक रचना हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके की बातों को अन्य विद्वानों ने तो नहीं माना, लेकिन हाँ, ये कभी अगर मान लो इस तरह की बात पूछ ली जाए कि अंगद समय की कल्पना कौन करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इसको जो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या अंगद समय की कल्पना करके इसे ऐतिहासिक ग्रंथ साबित करने की कोशिश करते हैं कि उसमें 80-90 साल का आप अंतर कर लीजिए। जैसे शक संवत में 78 साल होता है, विक्रम संवत में 57 वर्ष होता है, वैसे ही जो है अंगद संवत में 80-90 साल का आप करके करेंगे तो मान सकते हैं। देखो, ये रचना हमने कही कि ये प्रबंध काव्य है, ठीक है। ये बात कर रहे थे हम, प्रबंध काव्य है ना, महाकाव्य है। लेकिन नरोत्तम दास कहते हैं कि ये जो है मुक्तक काव्य है। एकमात्र ऐसे विद्वान हैं नरोत्तम दास जो ये कहते हैं कि ये मुक्तक रचना है, बल्कि प्रबंध रचना नहीं है। तो विद्वानों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। नरोत्तम स्वामी, ठीक है, नरोत्तम स्वामी थे, नरोत्तम स्वामी, इन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये मुक्तक छंद है ना, मुक्तक रचना है, प्रबंध रचना नहीं है। लेकिन विद्वानों ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया है। अगर गलती से कभी पूछ ले कि बताइए पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना कौन मानता है, तो ये नरोत्तम स्वामी जी हैं जो है इसको मुक्तक रचना मानने की बात कहते हैं। लेकिन सभी विद्वानों ने प्रबंध काव्य माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है ना, पहला हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए इनकी बात, नरोत्तम स्वामी की बात को किसी ने इतना महत्व नहीं दिया। दूसरा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ये जो रचना है, कौन सी, पृथ्वीराज रासो, एक किस संवाद में लिखी गई है, तो वो कहते हैं कि ये एक सुख सुखी संवाद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस विद्वान ने ये कहा कि पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। क्या है ये सुख सुखी संवाद? तो सुख सुखी संवाद का मतलब है, तोता मैना की कहानी तो सुनी होगी आपने। तो ये तोता मैना आपस में बातचीत करते हैं और कहानी बता रहे होते हैं, इसलिए कहा कि ये सुख सुखी संवाद में, यानी तोता मैना एक दूसरे से बात कर रहे हैं पेड़ पर बैठकर और इस कहानी को सुना रहे हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पृथ्वीराज रासो जो है
वो सुख सुखी संवाद में रचित ग्रंथ है। ठीक है, और सुख सुखी है ना, और वो कहते हैं कि जहां आपको सुख सुखी संवाद ना दिखाई दे पृथ्वीराज रासों में, वो समझ लीजिए कि वहां वहां का हिस्सा क्या है, अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक है। ठीक है, जहां भी आपको सुख सुखी संवाद दिखाई दे जाए वहां समझ लीजिए ये प्रमाणिक है। तो इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा, अर्ध प्रमाणिक, है ना, अर्ध प्रमाणिक। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जहां भी इस रचना में सुख सुखी संवाद मिले, तोता मैना की एक दूसरे से बताए रहे कहानी को, तो समझ लीजिए कि वो जो है वहां तो सही है, और जहां पर तोता मैना नहीं है वहां समझ लीजिए कि ये किसी और ने इसमें अपनी बात रख दी है, ये मूल ग्रंथ नहीं है। ठीक है, बाकी डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये विशाल घटना कोश है ना, इसमें सिर्फ बहुत सारी घटनाएं हैं, तो इसे विशाल घटना कोश कहने की कोशिश की डॉक्टर नगेंद्र। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नेट जारा वाले इसको देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। गुलाब राय ने कहा कि ये स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है ना, और श्याम सुंदर दास कहते हैं कि ये विशाल वीर काव्य है। ऐसी बात कई सारी, कई दशरथ हो जाने से बृहद महाभारत कहा, है ना, तो कई विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको सुख सुखी संवाद द्विवेदी का जो अब तक उससे पहले जो पढ़ाया गया वो सब ज़्यादातर इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी याद रखना है, पृथ्वीराज रासो को पहला, हिंदी का पहला जो है महाकाव्य मानते हैं, और पहला महाकवि भी वो चंद्रवरदाई को ही स्वीकार करते हैं। चंद्रवरदाई को ही पहला महाकवि मानते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये महाकवि भी हैं उनके अनुसार। क्यों है, क्योंकि इनके अनुसार महाकाव्य, पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो ही है ना। और शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक किस रचना पे ये भी पूछा कि बताइए वो कौन सी रचना है जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणिक ग्रंथ यानी जाली ग्रंथ ठहरा दिया, बिल्कुल अप्रमाणिक ग्रंथ बता दिया। तो मैं अभी बता चुका हूँ किस रचना के आधार पर। बूलर ने एक ग्रंथ की खोज की, उनको मिला 1800 के बाद जो रचना मिली बूलर के द्वारा, उसी रचना के आधार पर पृथ्वीराज विजय के आधार पर ये जो रचना मिली ना, जयनायक की जो रचना है पृथ्वीराज विजय, इसी रचना के आधार पर, क्योंकि इस वाली रचना में तो सारी इतिहास के ग्रंथ, इतिहास की जितनी भी तारीख है बिल्कुल मैच करती हैं, बिल्कुल सही समय पे बैठती हैं, यानी जो भी इसमें घटनाएं हैं, जो भी नाम हैं, वो सब ठीक ठाक बैठते हैं, है ना, इतिहास में उनका पूरा पता मिलता है। तो कहते हैं कि जब इस रचना में पूरा पता मिलता है तो इसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि पृथ्वीराज रासो में ऐसा क्यों नहीं है कि वो सारी घटनाएं और सारे नाम सारी चीज़ें मैच करती हैं, वो तो मैच नहीं करती। तो इसी घटना के, इसी रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कह दिया कि ये एक जाली ग्रंथ है, यानी ये जो मुख्य रचना होनी चाहिए थी वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है इसकी भाषा जो है वो, या जो शैली है वो कौन सी है, पिंगल शैली है ना, पिंगल शैली है, डिंगल शैली नहीं है। और पिंगल शैली का अर्थ आपको समझ आ जाना चाहिए कि पिंगल का मतलब क्या है, कोमल कांत, शब्दावली का प्रयोग, दूसरे पेज पे ही करना पड़ेगा, यानी कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग आपको दिखाई देगा इसमें, है ना, ब्रज भाषा का रूप दिखाई देगा अपभ्रंश के साथ, है ना, वो जो रूप है आपको इसमें दिखाई देगा। तो इसलिए कहा श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को ये पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, यानी इसको डिंगल वो नहीं मानते श्याम सुंदर दास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ठीक है, जब भी श्रृंगार की बात होगी, जब भी प्रेम की बात होगी, जब भी विवाह की बात होगी, है ना, जब भी संयोग की बात होगी, ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज रासो में शुक्ल के अनुसार पिंगल शैली ही दिखाई देगी। लेकिन जहां भी युद्ध आ गया, है ना, युद्ध का वर्ण है, वहां पर इसकी शैली डिंगल हो जाती है, ऐसा शुक्ल
कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि युद्धों के स्थान पर आपको डिंगल शैली दिखाई देगी, लेकिन श्रृंगार, प्रेम, विवाह, संयोग, मिलन, इस तरह की चीज़ें होंगी तो वहाँ पर जो है इसमें आपको पिंगल शैली दिखाई देगी। दूसरा एक और नाम अगर आप इसके संदर्भ में रखेंगे याद, तो डॉक्टर बच्चन सिंह का याद नाम रखिएगा। बच्चन सिंह ने कहा कि जो पृथ्वीराज रासो है ये राजनीति की महागाथा है ना, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। त्रासदी मतलब दुखद घटना है, किसकी? राजनीतिक दुखद घटना। उन्होंने माना, किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, कि पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि बताइए राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी पृथ्वीराज रासो को किसने माना है, तो आपको जरूर याद रखना है कि ये बच्चन सिंह कहते हैं, है ना। राजनीति महाकाव्य मिल जाए, राजनीति महाकाव्य या राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, दोनों ही वाक्य मिल सकते हैं, तो दोनों के साथ आपको डॉक्टर बच्चन सिंह के ही साथ जाना है। ये पूछ लिया जाए सुख सुखी संवाद किसका है, तो याद रखिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको सुख सुखी संवाद में मानते हैं और कहते हैं कि जहां पर भी सुख सुखी संवाद नहीं दिखाई देता उसी को आप इसका प्रक्षिप्त ग्रंथ, प्रक्षिप्त रूप से आप उसको मान सकते हैं, यानी उसे जाली मान सकते हैं। बाकी तो जहां भी आपको सुख सुखी संवाद मिले तो वो वहां पर क्या है? लीगल है, बिल्कुल सही है, प्रमाणिक ग्रंथ है। प्रक्षिप्त का मतलब होता है कोई दूसरा उसमें अपनी बात जोड़ दे, तो जहां भी सुख सुखी संवाद नहीं है वही प्रक्षिप्त भाग है उसका, बाकी में आपको नहीं मिलेगा। ऐसी बात करते हुए आपको कौन दिखाई देंगे? इसी को याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो युद्धों के प्रसंग में आपको दिखेगी डिंगल शैली, और युद्ध नहीं होगा, श्रृंगार की बात होगी तो आपको दिखेगी कौन सी शैली? पिंगल शैली। वैसे मुख्य रूप से आपको पिंगल शैली के ही साथ जाना है कि अगर कभी आए पृथ्वीराज रासो में कि पृथ्वीराज रासो में कौन सा रूप है ना, अपभ्रंश का कौन सा रूप है, डिंगल रूप है कि पिंगल रूप है, तो आपको कहाँ जाना है? पिंगल रूप के साथ जाना है। अगर वो विशेष रूप से पूछे कि बताइए पृथ्वीराज रासो में युद्धों के समय प्रयोग की गई कौन सी शैली है, तभी आपको डिंगल का ऑप्शन चुनना है, वरना तो आपको मुख्य रूप से अगर वो सामान्य से पूछे तो पिंगल के ही साथ आपको जाना होगा, है ना। बाकी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अपभ्रंश की रचना है ना, जैसे मुनिजिन विजय ने कहा कि इसकी वास्तविक भाषा तो अपभ्रंश है ना, तो वो उतना विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर वो पूछ ले, वो नेट में ही पूछेगा ना, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछेगा, टीजीटी पीजीटी में ऐसा प्रश्न है तो इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। और इसकी भाषा पे पश्चिम के विद्वानों ने बहुत बातचीत करी है ना, जैसे मुनिजिन विजय क्या कह रहे हैं? इस भाषा को अपभ्रंश की कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा है ना। किसी ने कहा डिंगल शैली है, किसी ने कहा पिंगल शैली है ना। पृथ्वी तो ऐसे ही अगर इस पर विचार की बात करी जाए तो एक अंग्रेजी विद्वान हुए वीम्स, है ना, वीम्स विद्वान है, उन्होंने भी भाषा पे बातचीत करी, इसकी व्याकरण पे बात करी, है ना। शुक्ल ने भी इनकी व्याकरण पे बात करी है। शुक्ल जी कहते हैं कि बिल्कुल बेठिकाने की भाषा है, कोई ठिकाना नहीं है इसमें, है ना, बिल्कुल अव्यवस्था है। भाषा की कसौटी पे अगर शुक्ल कहते हैं कि अगर हम इसे भाषा की कसौटी पर इस ग्रंथ को देखें, भाषा के ऊपर देखने की कोशिश करें तो हमको निराशा मिलेगी, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे हमें बड़ी खुशी हो कि इसमें कोई बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग है। तो वो कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर अगर इस ग्रंथ को हम कसते हैं तो हमें निराशा मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने की भाषा है, कोई भी इसमें व्याकरण का नियम फॉलो नहीं किया गया है, कुछ भी लिखने की या रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस तरीके की बातचीत आपको दिखाई देगी। लेकिन एक बात अगर ये पूछ ले कि बताइए इसका जो लेखक है, और लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। उन्होंने अपने इस ग्रंथ की पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या मानी है? अगर ये आ जाए कि चंद्रवरदाई अपने ग्रंथ की भाषा कौन सी मानता है, तो उन्होंने कहा है पृथ्वीराज रासो की भाषा को चंद्रवरदाई ने षड भाषा, है ना, कि ये षड भाषा है। और षड भाषा का मतलब क्या है कि इसमें 6 भाषाएं हैं, ये एक भाषा नहीं है उनके अनुसार, चंद्रवरदाई के अनुसार, बल्कि इसमें 6 भाषाओं का प्रयोग
मैं दूसरा पेज भी खोल लेता हूँ, कि इसमें जो है 6 भाषाओं का रूप आपको दिखाई देगा पृथ्वीराज रासों में। किसके अनुसार? खुद चंद्रवरदाई के अनुसार। चंद्रवरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासों की भाषा को षड भाषा माना है। षड भाषा का मतलब 6 भाषाएं हैं इसमें, है ना। और 6 भाषाओं की बात वैसे तो इतना नहीं पूछेगा कभी भी डिटेल में, अगर मानो किसी को नेट का एग्ज़ाम देना है ना, तो अगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि इसमें आपको 6 भाषाओं के लिए, जैसे पहली भाषा है मागधी की बात करी गई है ना, मगध में बोली जाने वाली जो भाषा थी मागधी भाषा की बात हुई है। दूसरी भाषा में वो कहता है कि संस्कृत का रूप है, और जिसे वो क्या कहता है चंद्रवरदाई, अमर भाषा कहता है कि ये अमर भाषा है। सबसे ज़्यादा कौन सी? संस्कृत की बात करेगा। फिर चंद्रवरदाई ने कहा कि तीसरी भाषा जो है इसमें नाग भाषा है ना। और नाग भाषा में आपको कौन सी दिखाई देगी? प्राकृत और अपभ्रंश, है ना। इसको वो क्या कहते दिखाई देते हैं? चंद्रवरदाई नाग भाषा कहते हुए आपको दिखाई देंगे। अब मागधी को आप एक प्रकार से कौन सी भाषा मान सकते हैं? पाली वाला रूप मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसमें यवनों की भाषा है। तो यवन की भाषा मतलब उस समय की तुर्की की जो भाषा है उस तरीके की शब्दावली भी आपको इसमें, तुर्की भाषा की शब्दावली भी आपको दिखाई देगी जो उर्दू से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उर्दू में तुर्की के बहुत सारे शब्द चले आते हैं, है ना। तो यवन भाषा का भी कहते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें 6 भाषा में एक और 5वीं भाषा है, वो बात करते हैं ब्रज भाषा की, ठीक है। जो ब्रज भाषा है उसको वो 5वीं भाषा के रूप में देखते हैं चंद्रवरदाई, और 6ठी भाषा के रूप में वो कहते हैं कि इसमें फारसी का रूप भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 6 भाषा में उन्होंने 6 भाषाएं बताई कि इसमें मागधी है यानी पाली वाला रूप, संस्कृत है जिसे वो अमर भाषा कहता है, नाग भाषा में नाग का रूप है यानी प्राकृत और अपभ्रंश वाली भाषा, यवन भाषा का भी रूप है यानी तुर्की भाषा का भी कुछ शब्द इसमें मिलेंगे, ब्रज भाषा के भी शब्द मिलेंगे और फारसी के भी शब्द मिलेंगे। तो चंद्रवरदाई ने अपने जो ग्रंथ है उसकी भाषा को माना कि ये 6 भाषा है इसमें, ठीक है। बाकी विद्वान अलग अलग मानते हैं। तो ये हमारा आज का पृथ्वीराज रासो, बहुत विस्तार से हमने आज पृथ्वीराज रासो पे बात करी है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बाहर पृथ्वीराज रासो से कुछ भी नहीं बचा।